हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एसएसटी के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज का ये सेशन पूरा जो है कि एसएसटी का होगा, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। और सभी क्वेश्चन दोस्तों पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि लेवल किस लेवल की जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपके हाल फिलहाल के पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालाँकि मैंने शॉर्ट जो क्वेश्चन है उन्हीं को रखा है, ठीक है, ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस को नहीं रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में पूरा रखा हुआ है, ठीक है। जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं उसका जो है कि अलग से आपको एक वीडियो मिल जाएगा। जैसे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको मैंने कम इसमें रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन कितने आते हैं और किस लेवल के आते हैं, और कितना आपका जो है कि स्कोर होता है, कितना आपने तैयारी किया है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। और तो जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाभ उठा पाएँ, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है, आपने गुप्त काल पढ़ा होगा, मौर्य काल पढ़ा होगा, इस तरीके से सभी काल आपने पढ़ा होगा। तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है। क्या मुख्य न्यायिक अधिकारी है, मुख्य बैंकर है, मुख्य व्यापारी हैं, या मुख्य शिल्पकार हैं। तो देखिए, तो अगर बात करें गुप्त काल के जो प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है दोस्तों, ये आपका बनेगा मुख्य शिल्पकार। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि वह भुर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई। कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। तो वह भुर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी कि सूक्त लिखी गई हैं। तो देखिए, ये पाई गई थी आपके कहाँ पर, कश्मीर में। तो राइट आंसर क्वेश्चन का क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही हो जाएगा कि कश्मीर जो है कि, ठीक है, कश्मीर में वो भुज की छाल पाई गई जिसपे ऋग्वेद की वैदिक सूचनाएं क्या गई गई थी, लिखी गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। महाराष्ट्र क्षेत्र, तमिल क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र। वेल्लार भूस्वामियों को किस में कहा जाता था, किस क्षेत्र में, तो ये आपका कहा जाता था किस में, तो ये आपका कहा जाता था तमिल क्षेत्र में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, तमिल क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें जो है कि याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, रटना पड़ेगा। अगर आप नहीं अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, नहीं अच्छे तरीके से नहीं याद करेंगे, तो आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और इसमें आपका कोई भी तुक्का काम करने वाला नहीं है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जो है कि आपका बेहतर रिजल्ट बन पाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यदि आप हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी का अगर मैराथन वीडियोज़ नहीं देखे हैं, यानी कि जो एनसीईआरटी नोट्स के मैंने वीडियोज़ बनाए हैं उसको आप नहीं देखे हैं, वहाँ से आप अगर नोट्स नहीं जो है परचेज किए हैं तो वहाँ से जाकर के ले लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आपको मिल जाएगा और उसको आप रिविजन कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा उस नोट्स से, ठीक है, ये याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि पूर्व मद्रास यानी कि जिसे आज चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था। प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, या युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो देखिए, अगर हम पूर्व मद्रास यानी कि चेन्नई की बात करें तो जो स्थापित वेद समाज था तो किससे प्रेरित था, तो आपका वो था आपका ब्रह्म समाज। किसके द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा जो है कि क्या था, प्रेरित था। तो राइट आंसर जो बन जाएगा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। पहला है आपका कैनिंग, डलहौजी, हार्डिंग, एल्जिन। तो वो गवर्नर जनरल कौन था, तो वो गवर्नर जनरल था आपका कैनिंग। यानी कैनिंग जो है कि वो गवर्नर जनरल था जिसने यह घोषणा की थी कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो मुगल बादशाह के अंतिम जो है कि शासक होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6
कि निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि किस भाषा में जो है कि केसरी अखबार छपता था। अंग्रेजी भाषा, बंगला, मराठी, उर्दू। तो ये आपका जो छपता था किस भाषा में छपता था, तो ये आपका मराठी भाषा में छपता था। किसमें? मराठी में। तो आप याद रखेंगे कि केसरी अखबार किस भाषा में छपता था, तो ये मराठी भाषा में आपका छपाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जी देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लगभग 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस की सीरीज जो है कि आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है कि इसी तरीके के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे और किस तरीके की इस तरीके के क्वेश्चन करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए, कथन दिया हुआ है इसमें कि उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। तो सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा होती हैं। अगर आप देखेंगे जैसे कि हमारा ये पृथ्वी का जैसे होता है, इस पर अगर ग्लोब पे देखेंगे तो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो है कि उत्तर ध्रुव है, ऊपर वाला उत्तर ध्रुव वृत्त, और उत्तरी ध्रुव, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका उत्तर ध्रुव बीच है। इसके बीच में बोल रहा है कि ये जो है आपका बिल्कुल बहुत ठंड होती है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये दिया है कि सूर्य की किरणें जो है हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। तो बिल्कुल बात सही है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि बीच में जो है कि गर्मी बहुत अधिक क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जो भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। तो और उत्तरी ध्रुव वृत्त पे क्या होता है, वहाँ पे ठंडी अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन कौन सा, तो ए और आर दोनों सही होगा। और आर ए की सही व्याख्या भी है, यानी किस वजह से ठंड अधिक है, तो इसी वजह से क्योंकि सूर्य की किरणें क्या करती हैं वहाँ पर हमेशा तिरछी पड़ती हैं, जिससे कम उष्मा देती हैं और इस वजह से वहाँ पर बहुत अधिक ठंड पाई जाती है। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्यों? क्यों? क्या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है इस वजह से, या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, या पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, या पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है? तो देखिए, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये आपका जैसे कि ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। अब इधर क्या होता है, इधर से इस तरीके से चक्कर लगा रही है पृथ्वी, किधर से इस तरीके से चक्कर लगाती है, यानी ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। अगर पृथ्वी किस तरीके से घूमेगी तो इधर से जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इस वजह से क्या होता है, इस जो है कि कहते हैं कि सूर्य जो है कहाँ से पूर्व में उदय होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है, कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसी वजह से जो है सूर्य जो है पूर्व में क्या होता है, उदय होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? तो लद्दाख की जलवायु सबको पता है कि अत्यधिक शीतल है और शुष्क है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, यानी हमेशा 12 महीने ठंडी ही पड़ती है। इसका रीजन क्या है ये पूछा गया है, कि अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब एवं पवने हैं, या समुद्र से दूरी है। तो देखिए, इसका जो सही रीजन है वो क्या है, ये तो ऊंचाई है। ऊंचाई की वजह से लद्दाख की जो जलवायु है वो क्या है, अत्यधिक शीतल और क्या है, शुष्क है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है लद्दाख, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, उसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या दिया हुआ है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में जो वायु होती है वो ठंडी होती है। सिंपल सी बात है, जहाँ जिन क्षेत्रों में तापमान कम होगा वहाँ की वायु ठंडी होगी, और जहाँ जो है तापमान अधिक होगा वहाँ की वायु गर्म होगी। तो यानी कथन वाला का यानी पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। क्या भारी होगी? नहीं, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी नहीं होती है, बिल्कुल हल्की होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ए वाला सही है और बी आपका गलत है। तो किसमें ए सही है और आर गलत है, तो सेकंड ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि भारत में सरकार
पर काम करती है, यानी कितने स्तर पर काम करती है, वार्ड स्तर पर काम करती है, राज्य स्तर पर काम करती है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, क्षेत्रीय स्तर पर काम करती है। अब ऑप्शन यहाँ पर देखिए किस तरीके से दिया गया है। तो भारत में जो सरकार है वो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, बी और सी, और बी और सी किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेबर चौक किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है कि ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, दूसरा है कि ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, या तीसरा कि ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, या ऐसी जगह जहां मजदूरों को रेन बसेरा दिया जाता है। तो देखिए अगर लेबर चौक की बात की जा रही है तो वह ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो काम की तलाश में वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और जिनको भी काम कराना होता है वहाँ पे वो मोल भाव करके तय करते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं और काम कराते हैं। तो लेबर चौक वही जगह होती है जहाँ पे लेबर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं काम की तलाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, और कारण है कि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, तो देखिए अगर हम बात करें कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, ये बात सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और किस वजह से नहीं है, तो इसी वजह से है कि व्यक्ति और समुदाय सदैव जो है लोकतंत्र को क्या करते हैं, नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। दिया है पहला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो आपका मौलिक अधिकार में दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये भी आपका दिया गया है। और प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना, ये भी आपका दिया गया है। कौन सा नहीं है आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये है आपका संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल, यानी इंसाफ में देरी हो रहा है यानी इंसाफ का कत्ल हो रहा है। तो यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है इन 4 ऑप्शंस में से। पहला दिया है कि नौकरशाही में लाल फीताशाही, दूसरा है कि न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है, आरोपी को जमानत दे देना। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यानी इंसाफ में देरी हो रही है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने की अप्रत्याशित देरी होना। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है, यानी कि माध्यमिक स्तर पर कौन सा इसमें से सब्जेक्ट जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। दिया है मनोविज्ञान। क्या आपने मनोविज्ञान को कभी देखा है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पे? बिल्कुल आपने नहीं देखा होगा। भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, इन तीनों को आपने देखा होगा और इन तीनों को आपको पढ़ना भी है। भूगोल को पढ़ा है आपने, इतिहास को पढ़ा है, हिस्ट्री यानी जियोग्राफी और पॉलिटी आपने पढ़ाई है। तो ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, पर मनोविज्ञान आपका नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। जो प्राकृतिक दशाएं हैं हमारी पृथ्वी की, उसको हम क्या कहते हैं, तो भौतिक भाग कहते हैं, ठीक है, भौतिक पर्यावरण कहते हैं। यानी उसको दर्शाने के लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी, किस तरीके के मैप की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके के मानचित्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो होगा आपका कौन सा, भौतिक मानचित्र, ठीक है। बाकी राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र, इन सभी का यूज जो है दूसरे तरीकों में होगा। पर यदि हमको प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाना है तो उसके लिए हम भौतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन नहीं है आज के वीडियो में, जो है कि थोड़ा कम ही क्वेश्चन लेकर के आ पाए, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में और बताइएगा, और किस तरीके के क्वेश्चन आपको और सब्जेक्ट पे किस तरीके की वीडियोस चाहिए वो भी आप बता दीजिए, उस पर जो है आपको वीडियोस मिल जाएगी।
तो दोस्तों मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही होगा इंपॉर्टेंट आपके सीटेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप करना चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।